हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाई सभी दोस्त एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। अरुण, शिवजीत, अमित, राघव, मित्र, विशाल, मनीष, आजाद, ब्रह्मेंद्र, ढेर सारे भाई ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। ठीक है। सर्वेश, अंकित, सिकंदर, ठीक है। ढेर सारे भाई ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का भैया स्वागत है आज की क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने जो है रिवीजन किया होगा। जो सैटरडे और संडे आपको समय मिला उसमें आपने रिवीजन वगैरह अच्छे से किया होगा। अगर दोस्त रिवीजन नहीं किया है तो आप फंसते चले जाओगे, इस इंजन के दलदल में आप धंसते चले जाओगे। ठीक है। तो अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाओगे, आसानी से पकड़ पाओगे और चीज़ें आपको जैसे अभी हल्की हल्की समझ में आ रही हैं वैसे समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे दोस्त तो फिर आपको आगे की भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में नहीं आएंगी। ठीक है भैया। सभी को भैया सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए। ढेर सारे भाई ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब क्लास को शुरू करना चाहिए बिना किसी उसके लेट किए हुए। ठीक है भाई। चलिए। सर अगर पेट्रोल इंजन में डीजल और डीजल में पेट्रोल डाल दें दोस्त, इसका इस क्लास के लास्ट में आप पूछ लीजिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूंगा तो समय चला जाएगा। तो इस टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आप अपना जो अभिषेक भाई ये वाला डाउट है आप पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। हाँ भैया राजमीना आपका भी मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आता है, सबका मैसेज आता है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता हूँ दोस्त। ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम की। भाई देखो जब इंजन लगातार चलता रहता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण जो भी जिस पार्ट से इंजन बना है वो पार्ट्स खराब हो सकता है, गल सकता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो मेल्ट हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करनी पड़ती है, इंजन की कूलिंग करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं आपसे कहूँ तो कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। मैं आपसे कहूँ भाई जो इंजन ब्लॉक था, सिंपल समझो जो सिलेंडर था वो किसका बना होता था। सिलेंडर का जो मटेरियल है वो आप बता दीजिए। ठीक है। आप जो है पिस्टन का मटेरियल बता दीजिए। पिस्टन मटेरियल, मैट का मतलब होता है शार्ट फॉर्म में मटेरियल। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई पिस्टन रिंग का बता दो। पिस्टन रिंग का जो मटेरियल है ये आपको बताना है। ठीक है। तो एक तरह से आपको रिवीजन हो जाएगा इन सारी चीजों का। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, सिलेंडर का मटेरियल आप कहोगे क्या है, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है। सारी चीजों का हिंदी दोस्त मैं लाखों बार हजारों बार बता चुका हूं। कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, और एल्यूमिनियम एलॉय मतलब एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। ठीक है। पिस्टन मटेरियल क्या होगा, पिस्टन मटेरियल होगा एल्यूमिनियम एलॉय। पिस्टन मटेरियल क्या होगा भैया, एल्यूमिनियम एलॉय हो जाएगा। ठीक है। पिस्टन रिंग का मटेरियल क्या होगा, पिस्टन रिंग यानी कि कास्ट आयरन, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा या तो इसकी बनी होगी या तो स्टील की बनी होगी। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखो यहां पर एक पॉइंट समझो। जब आप क्या करते हो, जब देखो चार स्ट्रोक होते हैं इंजन में, क्या होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक। जब यहां पे लिखोगे जब फ्यूल का दहन होता है, फ्यूल मतलब ईंधन, जब फ्यूल का दहन होता है, दहन यानी कि कंबस्टन, दहन होता है, तब तापमान कितना पहुंच जाता है भैया, तब तापमान, तब सिलेंडर के अंदर लिख लो, तब सिलेंडर के अंदर, तब सिलेंडर के अंदर तापमान कितना पहुंच जाता है बताइए। सिलेंडर के अंदर तापमान पहुंच जाता है आपका 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल का दहन होता है तो तापमान ठीक है भाई बोल देंगे, इंग्लिश में भी बोल देंगे। जब फ्यूल का दहन होता है
तब सिलेंडर के अंदर तापमान कितना पहुंच जाता है भाई? 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। अब देखिए जब इतना पहुंच जाता है तो ध्यान से समझिएगा, अब क्या होगा, जो हमारा सिलेंडर का मटेरियल है या जो पिस्टन का मटेरियल है या जो पिस्टन रिंग का मटेरियल है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो कास्ट आयरन है, यानी कि ये कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा, कास्ट आयरन का गलनांक, गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जो कास्ट आयरन का गलनांक होता है ये कितना होता है? 1200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। 1200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। 1200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से आप कहोगे एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो एल्यूमिनियम का एलॉय बनाओगे, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु बनाओगे, तो कितना होगा? 1000, 1500 हो जाएगा इसका मेल्टिंग टेम्परेचर एल्यूमिनियम एलॉय का। एक रेंज बता रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ कि मान लो कोई एल्यूमिनियम का एलॉय बनाते हो, इसमें और ढेर सारी चीजें मिला के, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा भाई? 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन जब हमारा फ्यूल जल रहा है तो यहाँ पे जो आपका क्या है, इंजन है, उसका टेम्परेचर कितना पहुंच जा रहा है? 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप इंजन को कूल नहीं करोगे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस पे कोई धातु गल जाए, मतलब जैसे कि सॉलिड है तो गलना शुरू हो जाए, जैसे कि लोहे को भाई बहुत ज्यादा दोगे तो लोहा पिघल जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यही है गलनांक। तो भाई अगर लगातार इस तरह का टेम्परेचर उपज रहा है, टेम्परेचर लगातार इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर इतना टेम्परेचर बन रहा है, और इनका जो जिन धातुओं का इंजन बना है उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलने का जो तापमान है वो ये है, तो अगर आप ठंडा नहीं करोगे तो एट ए टाइम ऐसा आएगा कि कहीं आपका पिस्टन पिघल जाएगा, सिलेंडर में चिपक जाएगा, कहीं आपका सिलेंडर में थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए इंजन की कूलिंग जो है क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। हाँ भैया, बिल्कुल 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 सही है। इंजन की कूलिंग इसलिए, इंजन कूलिंग हम क्यों प्रयोग करते हैं? भाई हमको जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कंडीशन होगी, और अगर ऐसा हम कूलिंग नहीं करेंगे, कूलिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा इंजन चोक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इसलिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे प्रश्न पूछता है जैसे कि इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? हिंदी में बोलते हैं चूसण स्ट्रोक। स्ट्रोक के समय, के समय जो है तापमान कितना होता है सिलेंडर का तापमान? तो जब सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन होगा तो भाई हवा ही अंदर आएगी डीजल इंजन के केस में, और पेट्रोल इंजन के केस में एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आएगा। तो इस समय देखिए, अब हो सकता है सिलेंडर के अंदर तापमान ज्यादा हो, लेकिन इस बात को समझिए, जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि इंटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक या चूसर स्ट्रोक के समय तापमान कितना होता है, तो जो नॉर्मली एयर का तापमान रहेगा आसपास का, वही हम बताएंगे। तो एयर का तापमान कितना हो सकता है? आप कहोगे 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रश्न है भाई। कहेगा सक्शन स्ट्रोक के समय तापमान कितना होता है। अगला प्रश्न है कि संपीड़न स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कंप्रेशन स्ट्रोक। जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो भाई? कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हवा का तापमान, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद तापमान। हवा का तापमान इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डीजल इंजन के केस में हवा हो जाएगी, और पेट्रोल इंजन के केस में एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। देर, भाई शिवाजीत भाई आप क्या लिख रहे हैं? सही से थोड़ा लिखेंगे तब मैं जवाब दे पाऊंगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पर आपको थोड़ी कुछ चीजें समझनी होंगी। देखो ये जो संपीड़न स्ट्रोक के बाद का तापमान मिलेगा, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। जैसे कि नॉर्मली मैं कहूँ आपसे, तापमान जो दिया रहता है वो होता है 600 से 800, 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये एक नॉर्मल रेंज का
टेम्परेचर होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई इसको फिक्स थोड़ी कर दोगे कि मैंने लिख दिया कि 600 तो 600 ही रहेगा। भाई इंजन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहां से दो तरह के प्रश्न और बन जाते हैं। दो तरह के प्रश्न और बन जाते हैं। जैसे मैं कह रहा है सी आई इंजन में, मतलब सी आई इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद तापमान, यानी कि डीजल इंजन में पूछ रहा है। और दूसरा है एस आई इंजन में। दूसरा क्या है भाई, एस आई इंजन में। अब देखो, क्योंकि सी आई इंजन यानी कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो अधिक होता है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है संपीड़न स्ट्रोक के अंत में, यानी कि संपीड़न के बाद, कंप्रेशन के बाद इसमें ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है। इसकी रेंज होती है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें? डीजल इंजन में। सीआई इंजन मतलब समझ गए हो ना, डीजल इंजन में। एसआई इंजन में कितना होता है? 250, ये डिग्री सेंटीग्रेड है भैया, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ये दोनों पॉइंट क्या रखने हैं भैया? याद रखने हैं। ठीक है। और थोड़ी देर बंद रखने से ठंडा हो जाता है। हाँ भाई, बिल्कुल। भैया यार क्या ऐसा इसमें हिंदी में लिख दिया, तुमको नहीं समझ आ रहा? पता नहीं कैसे बालक हो यार तुम लोग। ठीक है। अब मैं कुछ कहूंगा तो कहेगा कि एटीट्यूड आ गया है रंजन सर के अंदर। भाई इसमें ऐसा क्या लिखा है यार? सब तो लिख रहा हूँ, अब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है भैया, मैं क्या करूँ यार? चाहिए बताओ, बड़ी समस्या है यार। बाकी जितने टीचर हैं, आप पॉलिटी पढ़ते हो, अजीत सर पढ़ाते हैं, तो उनसे भी यही बात कहते हो कि सर इंग्लिश में लिख के पढ़ाइए। वो इंग्लिश में आपको लिख के पूरा पढ़ाते हैं। ये बताओ मेरी बात दोस्त। मैं आपकी चीजें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चीजें करके करूँ, तो आप मुझसे बार बार वही चीज कह रहे हो, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश का। ठीक है। अच्छा बताओ, नवीन सर मान लो स्टैटिक जीके पढ़ाते हो, तो क्या उसमें जो भी टाइप्ड मैटर रहता है, जो लिख के पढ़ाते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं? वो आपको समझ में आ जाता है? ठीक है। चलिए, तो ये चीजें क्लियर हुआ भाई, इतना क्लियर हुआ। ठीक है। देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। देखिए ये वाला, इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताजी हवा को, ताजी हवा को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, एक सेकंड रुको। अब दिखा भाई कुछ? संपीड़न प्रज्वलन इंजन में क्या होता है? ताजी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है, और तापमान कितने डिग्री तक बढ़ जाता है? तो अब देखो यहाँ पर ये माना तो इन्होंने 538 है, लेकिन ये मतलब मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है। अगर आप किसी भी इंजीनियर या उससे पूछोगे तो सही नहीं होगा। मैंने आपको बताया है भाई कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में आपको ध्यान रखना है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 600 है, लेकिन जो बोर्ड की तरफ से माना गया है वो माना गया है 538 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हालांकि अभी ऐसा कोई एग्जैक्ट दोस्त मुझे किसी किताब में मिला नहीं है कि एग्जैक्ट जहाँ पर लिखा हो 538, लेकिन अब भाई चूंकि इन्होंने माना था पिछली बार, तो अभी के लिए आप इसको भी अपने दिमाग में रखेंगे। एक रेंज आप याद रखेंगे 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक ये जो है आप इसको अपने जहन में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, बायलैंग्वेज है जीके और पॉलिटी। ठीक है भैया। चलिए भाई। हाँ भैया सर जी, इस क्वेश्चन में इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन रखा, जो डाउटेबल क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैंने आपके लिए रखा। ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि पेज खाली है, इसको डिलीट कर दिया जाए। देखिए वही चीज डिफिनीशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है। जो लोग कहते हैं कि सर लिखाइए, हमको लिखना भी है, जैसे मैंने ये समझाने वाली चीजें समझा दी। ठीक है। आप इसको नोट कर लो। आपको लगता है कि भाई आपको थोड़ा और डिटेल में चीजें लिखनी है, ठीक है, पढ़नी है, तो आप ये जो डिफिनीशन वगैरह रहती है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो इसमें यही लिखा है कि आईसी इंजन में ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च दाब तथा उच्च ताप उत्पन्न होता है। फ्लू गैसेस का तापमान 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो कि सिलेंडर, पिस्टन, सिलेंडर हेड आदि के मटेरियल
तापमान, जो आदि का मटेरियल है, उनके तापमान सहन करने की सामर्थ्य से कहीं अधिक होता है। तापमान सहन करने की सामर्थ्य से अधिक क्यों होता है? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर के कंपैरिजन में काफी कम होता है। ठीक है, इसलिए इंजन में एक प्रभावकारी कूलिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे पार्ट्स को डैमेज होने से बचाया सके। तो एक कूलिंग सिस्टम प्रभावी रहेगा तो पार्ट्स को डैमेज होने से बचाया जा सकेगा, सिंपल सा ये कहना है। यही चीज भाई इंग्लिश में लिखी हुई है। जो इंग्लिश वाला भाई, इंग्लिश वाला दोस्त होगा, एक बार इसको देख लेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ। यहीं से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। यहीं से आपका एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। देखिए कैसे प्रश्न पूछ सकता है, एक प्रश्न और आप लिख लीजिए। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि, क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि इंजन में इंजन में सबसे इंजन में सबसे कम तापमान इंजन में सबसे कम तापमान कब होता है? सबसे कम तापमान कब होता है? अब इसके एग्जैक्ट जो है ऑप्शन में लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है इसमें एग्जास्ट स्ट्रोक। पहला ऑप्शन है एग्जास्ट एग्जास्ट स्ट्रोक एग्जास्ट स्ट्रोक के शुरुआत में। अगला ऑप्शन है एग्जास्ट स्ट्रोक एग्जास्ट स्ट्रोक के अंत में। एग्जास्ट स्ट्रोक के अंत में। अगला है ऑप्शन ऑप्शन सी है आपका सक्शन स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक के शुरुआत में। और ऑप्शन डी है सक्शन स्ट्रोक के अंत में। तो आपको इसका उत्तर बताना है, हालांकि आपके लेवल से काफी अपर लेवल का है सक्शन स्ट्रोक के अंत में। ठीक है, देखो ये जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया, जब सक्शन शुरू होता है तो ये तापमान होता है और ये सबसे कम तापमान होता है। ठीक है, ये सबसे कम तापमान होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सक्शन स्ट्रोक के शुरुआत में। सक्शन स्ट्रोक के शुरुआत में। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है भैया? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ लिया होगा, इंग्लिश में पढ़ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। जो कूलिंग सिस्टम होता है कितने प्रकार का होता है, आप हेडिंग डालेंगे, यानी कि कूलिंग सिस्टम के प्रकार। कूलिंग सिस्टम के प्रकार, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। ठीक है, दो तरह का होता है मेनली। पहला है आपका एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम, हिंदी में लिख लो भैया हवा कूलिंग सिस्टम। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। दूसरा आपका होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। अब एयर कूलिंग सिस्टम में भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका प्राकृतिक, जिसे आप लोग क्या बोलते हो भैया? जिसे आप लोग बोलते हो नेचुरल। और दूसरा होता है कृत्रिम। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। वाटर कूलिंग सिस्टम की बात करोगे तो वाटर कूलिंग सिस्टम में दो तरह का होता है। दो तरह का, एक होता है आपका थर्मोसाइफन, एक आपका होता है थर्मोसाइफन। थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम, पूरा लिख लो। थर्मोसाइफन वाटर
कूलिंग सिस्टम, थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम। और जो अगला होगा वो हो जाएगा थर्मोस्टैटिक। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोस्टैटिक, थर्मोस्टैटिक वाटर कूलिंग सिस्टम, थर्मोस्टैटिक वाटर कूलिंग सिस्टम। तो इन्हीं तो इन्हीं के बारे में हमको क्या करना होता है भाई, पढ़ना होता है। तो आज की क्लास में जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। हाँ, एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में पहले आप कुछ फैक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डली है भैया? हेडिंग नहीं डली है। तो आप हेडिंग डाल देंगे एयर कूलिंग सिस्टम। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो ये वाला है। यही आपका जो है प्रयोग होता है। ठीक है भाई, यही आपका क्या होगा, यही आपका आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे हम लोग, थर्मोस्टैटिक वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है भैया, चलिए तो आप हेडिंग डाल देंगे एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। और ये बहुत आसान सिस्टम है, सबसे आसान सिस्टम है। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया कि जिसको ना समझा जा सके या जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसमें इसमें इंजन से तापमान, तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, स्थानांतरण वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित उपस्थित हवा को किया जाता है। जो भी आपकी इंजन की गर्मी है उसको आसपास की जो एयर है उसमें क्या कर दिया जाता है भैया, ट्रांसफर कर दिया जाता है। वायु में उपस्थित हवा में किया जाता है, हवा में किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें सिलेंडर की, सिलेंडर की सतह का, सतह मतलब सरफेस, सिलेंडर की सतह यानी कि सरफेस, सिलेंडर की सतह का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए फिन्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, फिन्स। ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए फिन्स का प्रयोग किया जाता है, फिन्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, देखिए यहाँ पे दो तरह का मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब इसको पहले समझिए। नेचुरल क्या है, मतलब नेचुरल का मतलब इन द सेंस है जैसे आपकी बाइक चल रही है, ठीक है, तो चल रही है तो ऑलरेडी हवा उससे टकरा रही है, उसकी पत्तियों से, फिन्स, अभी फिन्स वगैरह सब मैं दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी जब हवा उससे टकरा रही है तो इंजन ठंडा हो रहा है। अब मान के चलो कोई ऐसा है जैसे स्टैटिक इंजन है, स्टैटिक इंजन मतलब कोई बड़ा इंजन है और एक जगह रखा है, कोई मिल में इंजन रखा है और उसमें वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पंखा अलग से लगा देंगे। पंखा क्या करेगा, पंखा या ब्लोअर लगा देंगे, तो वो पंखा या ब्लोअर क्या करेगा, उस इंजन के ऊपर हवा का प्रवाह करेगा, हवा को फ्लो करेगा, तो जिससे क्या होगा, इंजन कूल होगा। तो प्राकृतिक, नेचुरल क्या है, मतलब हवा का जो प्रवाह है वो खुद हो रहा है इंजन से। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्वयं हवा का प्रवाह हो रहा है, स्वयं
यानी कि खुद से हवा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, हवा का प्रवाह, हाँ, यानी कि जो एयर का फ्लो है वो कैसे कराया जा रहा है भाई, हवा का प्रवाह ब्लोअर, ब्लोअर या फैन के द्वारा, ब्लोअर या फैन के द्वारा कराया जाता है, ब्लोअर या फैन के द्वारा कराया जाता है। किसे में, आर्टिफिशियल वाले में। ठीक है, तो वही पॉइंट आप लिख लोगे। कभी कभी, कभी कभी तेजी से, तेजी से हवा का प्रवाह, हवा का प्रवाह यानी कि एयर फ्लो, हवा का प्रवाह यानी कि एयर फ्लो कराने के लिए, एयर फ्लो कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, कभी कभी तेजी से हवा का प्रवाह कराने के लिए, एयर फ्लो कराने के लिए, ठीक है, ब्लोअर का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लोअर का भी प्रयोग किया जाता है। इतना पॉइंट आप लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया। चलिए इसको एक बार लिख लेंगे आप लोग, ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे। जो ये टर्म है फिन्स, ये सबसे ज्यादा यही एक प्रश्न है जो यहाँ से आपसे जबरदस्त तरीके से पूछा जा सकता है। फिन्स कहेगा, प्रश्न देखिए कितने तरीके का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कहेगा फिन्स जो है, फिन्स का संबंध किससे है, आपसे सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछे। जैसे मैं कुछ प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ यार कि फिन्स से जो है प्रश्न कैसे पूछेगा, इसको आप चाहो तो नोट करो, चाहो तो ना नोट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, भाई फिन्स का संबंध किससे है, फिन्स, कुछ आगे प्रश्न ऑब्जेक्टिव है भी, वो भी मैं कराऊंगा। फिन्स का संबंध किससे है बताइए। कहेगा इंजन कूलिंग सिस्टम से, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम से, इंजन फ्यूल फीड सिस्टम से, या इंजन इनटेक सिस्टम से। तो आप तो आप क्या बताओगे, फिन्स का संबंध किससे है भैया, इंजन कूलिंग सिस्टम से, इंजन कूलिंग। और इंजन कूलिंग में भी कौन सा, एयर कूलिंग। मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूं किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं यहां से। या आपको नोट करना है नोट करो, मत नोट करना है मत नोट करो। ठीक है, और फिन्स का प्रयोग पूछेगा किस तरह के एयर कूलिंग सिस्टम में, तो आप कहोगे एयर कूलिंग सिस्टम में। कहेगा फिन्स का जो प्रयोग है क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। 45 + 18 + 5, भैया ये सब अभी डिस्कस मत करो यार, पहले एक बार कोर्स खत्म हो तो फिर इसको डिस्कस करना। 45 + 50 कट ऑफ कितनी जाएगी, ये फलाना डिमाका, इस यहाँ चर्चा करने का दोस्त कोई इसका औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, चलिए फिन्स का प्रयोग कहेगा क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, सिलेंडर की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। जो अभी मैंने आपको लिखा है, सिलेंडर की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर ये जो पतली पत्ती, पूछता है कि सिलेंडर के बाहर जो पतली पतली पत्तियां बनी होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर के बाहर जो पतली पतली पत्तियां बनी होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसको हम लोग फिन्स कहते हैं। पूछेगा प्रश्न, कहेगा एयर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के बाहर, इस तरीके से देखो बाइक के इंजन में आपने इस तरीके से देखा होगा ना, ये जो पतली पतली पत्तियां हैं, ये, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फिन्स। अब आप कहोगे सतह का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाते हैं, सतह का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाते हैं, तो देखो यहां पर देखो, जैसे मैं कहूं कि भाई देखो ये है, ये इसी में देखो अगर सिलेंडर हम सीधा ऐसे बना देते, ऐसे, ऐसे बना देते, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होता, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होता। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है कितना होता है, तो एक तरह से देखो ये इतना ही होगा। लेकिन अगर मैंने फिन्स बना दिया, अगर मैंने फिन्स बना दिया तो देखो क्या होगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा। देखो यहां ध्यान से, ये क्या हो रहा है, अगर हम इसका टोटल एरिया लेंगे इस फिन्स का पूरा, तो देखो सिलेंडर के एरिया से कितना ज्यादा हो जाएगा। वैसे सिलेंडर का एरिया सिर्फ कितना था, ये। अब हमने फिन्स लगा दिया तो भाई एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ से जो हीट निकलेगी, सिलेंडर के अंदर जो हीट उपजेगी, ये इन फिन्स में जाएगी। फिन्स में पहली बात तो फिन्स का एरिया ज्यादा है तो फिन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। दूसरी चीज, अब जब हवा टकराने की बात आएगी
जब क्या होगी भैया, हवा टकराने की बात आएगी। तो अब देखो, जब हवा टकराती तो इसका एरिया कम था तो कम हवा टकराती, लेकिन अब जब फिंस लगा दिया तो अब क्या होगी, ज्यादा हवा टकराएगी। और जब ज्यादा हवा टकराएगी तो ज्यादा हीट को बाहर ले जाएगी, तो हमको क्या मिलेगी, ज्यादा कूलिंग मिलेगी। समझ रहे हो बात को, कि कैसे सरफेस एरिया बढ़ा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर एक प्लेन सिलेंडर ऐसे बना देते तो इसका एरिया कम होता। जब एरिया कम होता तो भाई जितना एरिया रहेगा उसी से तो हवा टकराएगी। तो जब एरिया कम तो हवा का टकराना कम। जब हवा का टकराना कम, यानी कि जब हवा कम टकराएगी तो कम हीट को बाहर ले जाएगी। अब यहाँ पर जब हमने इस तरीके से एरिया बढ़ा दिया, तो जब इसका क्षेत्रफल बढ़ा, तो भाई क्षेत्रफल बढ़ा तो ज्यादा क्षेत्रफल की हवा इससे टकराएगी। और जब ज्यादा हवा इससे टकराएगी तो क्या होगा, ज्यादा हीट को बाहर ले जाएगी, और हमारे जो इंजन को कूलिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो ये इस तरीके से कहेगा क्यों सिलेंडर फिन से बनी होती है, तो आप कहोगे कि सिलेंडर के बाहर जो हवा टकरा है उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, या सिलेंडर का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। कुल मिला के क्षेत्रफल का बढ़ना ये आपको याद होना चाहिए। और बाकी ये सारी चीजें तो उसको आप चाहो तो इसको आप चाहो तो भाई नोट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत डाउन है दोस्तों, तो आराम से पढ़ लो यार। ठीक है भाई, तो अब यहां से देखो जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि कहीं पर आप देखोगे, जब भी आप अपनी बाइक में देखना, ज्यादातर बाइक्स में जो है, देखो यहाँ फिंस की लंबाई छोटी है। यहाँ जो फिंस की लंबाई है, पतली पतली जो पत्तियां हैं इनको क्या कहते हैं, फिंस कहते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, फिंस की लंबाई छोटी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाओगे तो देखो फिंस की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछता है प्रश्न क्या पूछता है कि टॉप पर फिंस की लंबाई, टॉप पर फिंस की लंबाई अधिक क्यों होती है, फिंस की लंबाई अधिक क्यों होती है, अधिक क्यों होती है। तो क्या कोई भाई बता सकता है, टॉप पर फिंस की लंबाई अधिक क्यों होती है। तो आप क्या बताओगे भाई, जब देखो पिस्टन कंप्रेशन करते हुए, पिस्टन क्या हुआ, संपीड़न करते हुए यहां तक पहुंचता है, ठीक है। तो दहन कहाँ होता है, यहीं पर ऊपर की तरफ, यानी कि जब फ्यूल आता है तो भाई ऊपर की तरफ ही जलता है। तो जहां पर फ्यूल जल रहा है वहां पे पार्ट सबसे ज्यादा गर्म होगा। जब ज्यादा गर्म होगा तो उसका क्षेत्रफल हमको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा हवा टकराए और ये पार्ट क्या हो, ठंडा हो। तो टॉप पर फिन्स की लंबाई अधिक क्यों होती है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है भाई, जो टॉप पर यानी कि ऊपर की तरफ, टॉप पर सिलेंडर क्या होता है, सबसे अधिक गर्म होता है। क्यों, क्योंकि फ्यूल वहीं जला रहे हैं। सिलेंडर क्या होता है, सबसे अधिक गर्म होता है सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इतने जो जरूरी थे ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हाँ, यहाँ हीट ज्यादा होती है, सर्वाधिक तापमान, फ्यूल जलता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलिए। तो ये इस तरीके से आपने देख लिया, ओरिजिनल इस तरीके से देखा होगा। अब आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि एयर कूलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ये तो क्लियर है, इंग्लिश वाले भाई यहाँ पे पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें कूलिंग मीडियम के रूप में हवा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वाटर कूलिंग सिस्टम जब आपका रहेगा तो कहेगा उसमें वाटर कूलिंग सिस्टम में, मतलब ऐसे ही कुछ पूछ लेगा, वाटर कूलिंग सिस्टम में कूलिंग मीडियम के रूप में क्या, तो एयर कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग मीडियम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, हवा का प्रयोग किया जाता है। सर ये फिंस पेट्रोल के इंजन में होती है क्या, भाई सब इंजन में होंगी, चाहे पेट्रोल इंजन में चाहे डीजल इंजन में।
अब ध्यान से यहाँ पे मेरी बात समझिएगा। आप कहोगे सर हमारे पास तो कार है, कार में तो इंजन के ऊपर इस तरह का कोई फिन्स नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि कार इंजन में इसलिए नहीं बनी है क्योंकि भैया वहां पर हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं। तो जब जहां पर वाटर कूलिंग सिस्टम प्रयोग होगा वहां पर तो फिर रेडिएटर, थर्मोस्टेट, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना। अब आपकी बाइक देखो, कह रहा है पेट्रोल इंजन में। अब देखो आपकी बाइक बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल के इंजन के ऊपर जाके देखो तो इस तरह की पतली पतली पत्तियां इस तरीके से आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो बाइक का इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन है। कार के इंजन में पत्तियां क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि भाई वहां पर ऑलरेडी हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जहां पर एयर कूलिंग सिस्टम होगा वहीं पर ज्यादातर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए भाई। अब देखिए क्या है, अगला है। अब ये जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? छोटी गाड़ियों के लिए, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कोई छोटा इंजन है उसके लिए। अब जैसे जो बड़ा इंजन होगा या कंप्रेशन इग्निशन इंजन होगा तो डीजल इंजन जैसे हो गया। तो आपका बड़ा इंजन है तो जैसे कार, ट्रक, इन सब में किसका प्रयोग किया जाएगा? इन सब का में वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन छोटी गाड़ी जैसे आपके मोटरसाइकिल में कौन सा कूलिंग सिस्टम होता है? एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, स्कूटर इत्यादि में क्या होता है? एयर कूलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, भाई देखो यार, एक मतलब एक लिमिट होती है आप समझने की या समझाने की। मैं ये कह रहा हूं यार, इसमें मैं तुमको क्या समझाऊंगा लिख के? जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं वो मैं लिख के ऑलरेडी आपको बता देता हूँ रमेश धेलू भाई। जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं वो लिख के ऑलरेडी। अब तुम सोचो यार कि अगर मैं इसको हाथ से घिसूंगा तो कितने दिन घिसूंगा और कितने दिन चलेगा आपका ये बैच? तो यार ये ऐसे पॉइंट है, सिंपल, इतने सिंपल और इतने लॉजिकल पॉइंट है कि इसमें मैं हाथ से लिखूंगा तो क्या ज्यादा समझ में आएगा, और क्या मैं इसको टाइप करवा लिया तो ये कम समझ में आ रहा है? बताओ। अब मैं कह रहा हूँ कि छोटी गाड़ियों में प्रयोग होता है, मोटरसाइकिल या स्कूटर में। अब मैं इसको हाथ से लिख दूंगा तो क्या भाई मेरे ज्यादा समझ में आ जाएगा? ठीक है, समझो यार, मतलब पहली बार पढ़ रहे हो या आप, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार कभी बैच लिए हो जीवन में, पहली बार कभी जीवन में पढ़ रहे हो। ठीक है, कि कैसे पढ़ाई होती है कैसे नहीं होती है। ठीक है, चलिए। एयर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों ओर अनेक पतले फिन्स बनाए जाते हैं और इन्हीं फिन्स से सिलेंडर के चारों ओर जमा होने वाली ठंडी हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यही चीज मैंने आपको वहां भी पहले लिखी भी, फिर समझाई भी, और यहाँ पे अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया। ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एडवांटेज एडवांटेज ऑफ एयर कूल्ड इंजन। यानी कि अब देखिए क्या है भाई, कभी न कभी हमको एक एडवांटेज मिलेगा। कोई किसी न किसी चीज का क्या होता है, कुछ लाभ होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन का क्या लाभ है, 2 स्ट्रोक इंजन का क्या लाभ है? ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। तो जब एयर कूल्ड इंजन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके लाभ होंगे ना, और कुछ ना कुछ इसकी हानियां होंगी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाई क्या लाभ है? अगर हम कहीं पर एयर कूल्ड इंजन प्रयोग कर रहे हैं तो क्या लाभ है, या कहीं पर एयर कूलिंग सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या लाभ है, और कहीं पर अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या हानियां हैं, क्यों हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं कहीं पर? ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि इस प्रकार के इंजन जल्दी ही वर्किंग अवस्था में आ जाते हैं। जल्दी ही वर्किंग अवस्था मतलब आ जाते हैं कि मतलब तुरंत आपने इंजन आप जो है चालू कर सकते हो। ठीक है, इंजन चला सकते हो। अब जैसे मान के चलो अगर वाटर कूल्ड का कोई इंजन है और मान लो आप उसको ठंडे स्थान में लेके चले गए और हो सकता है आपका कूलेंट वगैरह जम जाए, जो भी समस्या आ सकती है, तो उसको वर्किंग में आने में थोड़ा सा कुछ समय लगता है। इस तरह के इंजन क्या है, जल्द ही वर्किंग करने लगते हैं, मतलब जल्दी ही इनको तुरंत क्या होते हैं, वर्किंग स्टार्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इस प्रकार के इंजन ठंडे जगहों पर जहां पानी जम जाता है ऐसे स्थानों के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। मतलब अगर वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें आपने मिलाया, हालांकि एंट्री फ्रीज मटेरियल उसमें मिलाया जाता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हो सकता है पानी जम जाए, लेकिन अगर एयर कूल्ड इंजन है तो ठंडे स्थान पर इसको प्रयोग कर सकते हो, पानी जमेगा ही नहीं, एयर कूलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इन इंजनों में लीकेज का डर भी नहीं होता और इस प्रकार के इसमें एंटी फ्रीज केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है। जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं इसमें क्या है भाई, कोई लीकेज का नहीं। जैसे आपका वाटर कूल्ड इंजन है तो कहीं न कहीं कुछ लीकेज आ गया, आपका कूलेंट बह गया,
इस तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उसमें एंटी फ्रीज केमिकल भी आपको मिलाना पड़ता है। तो इसके लाभ क्या है कि ये हल्का भी है। इसके लाभ, सबसे बड़ा लाभ क्या है, हल्का है। और इसमें किसी तरह का लीकेज, किसी तरह के एंटी फ्रीज केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भैया जब एंटी फ्रीज केमिकल का रेशियो मैं आपको बताऊंगा जब मैं वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इन इंजनों को हल्का बनाया जा सकता है और इसमें रख रखाव की आवश्यकता भी ना के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं है। फिर उसको बस क्या कर दो आप, महीने 6 महीने पर साफ कर दो, उस पर जो धूल जमी है बस हो गया, कोई मेंटेनेंस इसमें नहीं आता है। वही चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो जो इंग्लिश वाला भाई होगा वो पढ़ लेगा। चलिए भाई, और किसी को दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इनके जो हानियां हैं ये क्या है, इनकी जो हानियां हैं ये क्या है। हानियों में होता है भाई, इन इंजनों की जो एफिशिएंसी है वो वाटर कूल्ड इंजन के मुकाबले कम होती है। मतलब क्या है कि इनकी क्षमता जो हीट को निकालने की है वो कम है। भाई पानी तेजी से ठंडा करेगा आपके इंजन को, लेकिन जो हवा है वो तेजी से ठंडा नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो हवा का क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यानी कि उष्मा स्थानांतरण गुणांक। अब जो वाटर है, वाटर वाटर का जो उष्मा स्थानांतरण गुणांक होता है वो ज्यादा होता है। उष्मा स्थानांतरण गुणांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो वाटर का होता है क्या होता है, ज्यादा। किससे, हवा से ज्यादा। तो ये ज्यादा उष्मा को निकालता है। तो इनकी इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी तेजी से क्या करते हैं, इंजन को ठंडा करते हैं। अगला पॉइंट है, सात इंजनों में नॉइज भी और इंजनों की तुलना में अधिक होती है। यानी कि इसमें जब फिंस होता है ना, तो जब आपका मान के चलो आपकी बाइक चल रही है, एग्जाम्पल के रूप में समझो, बाइक चल रही है तो हवा जब तेजी से फिन से टकराएगी तो क्या करेगी, आवाज उत्पन्न करेगी। तो वही कह रहा है कि इन इंजनों में नॉइज भी और इंजनों का मतलब वाटर कूल्ड इंजनों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। और अगला क्या है, इन इंजनों में सिलेंडर की कूलिंग समान रूप से नहीं हो पाती। समान रूप से क्या मतलब भाई, जैसे मान के चलो आपकी बाइक चल रही है, ठीक है, अब हवा जिधर से टकराएगी उधर तो कूलिंग हो गई, हवा मान लो जिधर से नहीं टकराई उधर कूलिंग नहीं हुई। तो एक समान रूप से, जबकि वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, भाई वाटर जैकेट लगी है चारों तरफ, सिलेंडर के चारों तरफ, तो एक समान रूप से चारों तरफ जो है क्या हो रही है, सिलेंडर की कूलिंग हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें जिधर से हवा फ्लो टकराई उधर कूलिंग हुआ, जिधर से नहीं टकराई उधर से नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, इसकी हानि क्या है, तो इस इंजन में सिलेंडर की कूलिंग क्या होती है, समान रूप से नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा कि प्रति हार्स पावर पर फिंस की सतह का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास एक आइडिया होगा ना, कि मान लो छोटा सा सिलेंडर है ऐसे, और इसके ऊपर हमने ऐसे 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 इतनी फिंस लाद दी कि कोई जितनी इसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है भाई, कि हम फिंस की सतह का क्षेत्रफल कितना रखेंगे। अगर हमारे पास इतने हार्स पावर का इंजन है तो हम फिंस की सतह का सरफेस एरिया उतना रखेंगे, इतने हार्स पावर का इंजन है तो उतना रखेंगे, इस तरीके से। देखो प्रति हार्स पावर फिंस की सतह का क्षेत्रफल जो होता है ये होना चाहिए आपका 1400 से 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 1400 से 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर फिंस की सतह पर का क्षेत्रफल होना चाहिए प्रति हार्स पावर। यानी कि अगर 1 हार्स पावर का इंजन है तो जो फिंस की सतह का क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा, 1400 से 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 2 हार्स पावर का इंजन रहेगा तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2800 से 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, कि कूलिंग सिस्टम अगर आप प्रयोग ना करोगे तो कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, कौन सा दोष आ जाएगा। तो भाई प्रीग्निशन भी हो सकता है, डिटोनेशन भी हो सकता है। प्रीग्निशन मतलब इसे बोलते हैं पूर्व प्रज्वलन, पूर्व प्रज्वलन। ठीक है। डिटोनेशन को हिंदी में बोलते हैं अपस्फोटन, अपस्फोटन। ठीक है। और नॉकिंग को
शायद नॉकिंग ही बोलते हैं भाई, नॉकिंग हिंदी में। तो अगर आप कूलिंग सिस्टम प्रॉपर रूप से प्रयोग नहीं कर रही हो तो ये सारे दोष जो है आपके इंजन में आ सकते हैं, सारे दोष जो है इंजन में आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भैया, आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए, एयर फिन्स, ये प्रश्न है, यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कहीं लिख के बता रहा हूं, कहीं ऐसे बता रहा हूं। अब यार 3-3 4-4 बार में तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, एक मतलब एक बैठा लिया है आपने अपने दिमाग में बस, और कोई चीज नहीं, आप समझना नहीं चाहते चीजों को। ठीक है, बाकी फिन्स में कितनी बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका कि फिन्स का क्या काम, वही पॉइंट 4-4 बार आ रहे हैं, 4-4 बार इसलिए आ रहे हैं भैया ताकि आपको याद हो जाए क्लास में। ठीक है, आप उसको समझना नहीं चाह रहे हो तो कर लिख के पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, मतलब यार ठीक है, एयर फिन्स बने होने से बताओ सिलेंडर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये बताइए। तो भाई मैंने सिंपल सा बताया कि सिलेंडर का क्षेत्रफल ऐसे रहेगा तो बहुत कम रहेगा, अब इसके ऊपर फिन्स फिन्स लगा देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो पूछ रहा है एयर फिन्स बने होने से, ये प्रश्न है या पॉइंट है, एयर फिन्स बने होने से सिलेंडर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप सिंपल सा कह दो कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जो हवा टकराती है उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, और जब हवा जितनी ज्यादा टकराएगी उतना ज्यादा क्या होगी, टेम्परेचर आपका बाहर जाएगा, आपका इंजन अच्छे से ठंडा होगा। ठीक है, चलिए एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी पतली पत्तियां क्या कहलाती हैं भाई बताओ, मैंने यही तो बताया, फिन्स कहलाती हैं। ये प्रश्न की लैंग्वेज है, ये जो आप देख रहे हो वन लीनियर, ये सारे पॉइंट्स क्या है, प्रश्न है। ठीक है, अभी आगे प्रश्न भी कराऊंगा। ठीक है, अगला है किस साधन में एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो वैसा कोई फिक्स साधन नहीं है, तो आप कहोगे छोटे वाहन, छोटे वाहन जैसे आप इसमें लिख सकते हो मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल भैया, स्कूटर इत्यादि में किसका प्रयोग किया जाता है, एयर कूल्ड इंजन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है अगला पॉइंट है इंजन के कार्य के लिए आवश्यक तापमान होना चाहिए, तो इसमें आप लिख लो 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना तापमान होना चाहिए, 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहोगे ये जो कार्य के लिए आवश्यक तापमान है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत जरूरी है, कार्य के लिए जो आवश्यक तापमान है कितना होना चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहोगे ये क्या है, इसको बोलते हैं इंजन, इसको क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, इंजन वर्किंग टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर, या इंजन इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, इंजन वर्किंग टेम्परेचर या इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब इसको एक एग्जांपल से समझो ये क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ भाई गर्मियां आने वाली है, सर्दी जाने वाली है, गर्मियां आने वाली है। ठीक है, मान लो मैं अभी एसी नहीं लगा है मेरे स्टूडियो में, मान लो मैं एसी लगवाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या चाहेंगे भाई, एसी से हम क्या चाहेंगे, एसी में देखो 16 से नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं, मान लो उस एसी में हम ऐसा कर दें कि 0 भी टेम्परेचर चला जाए, तो क्या हम उसमें 0 डिग्री टेम्परेचर सेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है सेट कर देंगे, कितना, जैसे मान के चलो हमने एग्जाम्पल के रूप में सेट कर दिया 23 डिग्री सेंटीग्रेड। 23 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमने एसी में टेम्परेचर सेट क्यों किया, 23 या 25 मतलब जो भी, वही टेम्परेचर हमने सेट क्यों किया, क्यों, क्योंकि उस अवस्था में उस टेम्परेचर में हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अगर यही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए 50 डिग्री, तो भी हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर यही टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो जाए तो भी हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, भाई हमारे हाथ पर कांपने लगेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे पढ़ा ही नहीं पाएंगे। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको भी कार्य करने के लिए एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 23 से 25। तो इंजन कूलिंग सिस्टम में हमको ये ध्यान रखना होता है कि भाई कूलिंग सिस्टम तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ना ठंडा कर दे कि इंजन क्या हो जाए, असहज हो जाए। जैसे अभी ज्यादा ठंडी है, ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमारा क्या हो गया भाई, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से हमको इंजन में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि इंजन को इतना कूल ना कर दिया जाए कि इंजन सही से काम ही ना करे, इंजन की इफिशियंसी डाउन हो जाए। तो इंजन को एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखना जरूरी होता है। तो वही आपसे कह रहा है कि इंजन के कार्य के लिए जो आप आवश्यक तापमान होना चाहिए वो 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मतलब इतना तापमान 70 से 90, 100 के आसपास, तो इतना तापमान होना चाहिए तो इंजन हमारा अच्छे से काम करेगा। यानी कि कूलिंग सिस्टम का जो वर्क है, वो मेन वर्क क्या है,
वो मेन वर्क है इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखना है। इंजन को ठंडा तो करना ही, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं कर देना कि इंजन की इफिशियंसी ही कम हो जाए, इंजन सही से वर्क ना करे। तो जो कूलिंग सिस्टम होता है उसका मेन कार्य क्या होता है, इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखना। कैसे रखना, इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखना। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है भाई। तो आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बताओ इंजन का तापमान बढ़ाने के लिए, इंजन का तापमान कम करने के लिए, इंजन का कार्यकारी तापमान पर, इंजन को कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो आप सिंपल सा ही मारोगे कि भैया इंजन का तापमान कम करने के लिए। लेकिन कम करना, कितना कम करना, उतने कम करना जितना उसका कार्यकारी तापमान है। तो ये जो पॉइंट डालने का मेन मतलब था वो यही था, वो यही था कि इंजन का कार्यकारी तापमान। तो कूलिंग सिस्टम का जो मेन वर्क है वो तापमान कम तो करना, लेकिन कहां तक कम करना, उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर या इंजन के वर्किंग टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो आप क्या मारोगे, आप ऑप्शन बी मारोगे। लेकिन अगर आप पढ़े हो तब ऑप्शन आप कौन सा मारोगे, तब आप कहोगे कि इंजन का कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए, इंजन को कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए। तो कूलिंग सिस्टम जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो किस लिए प्रयोग करते हैं, इंजन को कार्यकारी तापमान पर, इंजन को वर्किंग टेम्परेचर पर रखने के लिए। वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है, 70 से 90 के बीच होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया था, जिसको मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंजन के अधिक गर्म होने के कारण क्या होगा। तो भाई अधिक गर्म होगा तो इंजन के जो पार्ट्स हैं वो हो सकता है मेल्ट हो जाए, तो इंजन जाम हो सकता है। अधिक गर्म होगा तो प्रीग्निशन हो जाएगा पेट्रोल इंजन में। प्रीग्निशन में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछली क्लास में। ठीक है, वाल्व टाइमिंग गलत होना, तो अधिक गर्म होगा, वाल्व टाइमिंग अगर गलत होगा तो भी आपका इंजन गर्म हो जाएगा, क्योंकि सही समय पे इनटेक, सही समय पे कंप्रेशन, सही समय पे पावर, सही समय पे एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो ये सभी हो जाएगा कि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी जो पत्तियां क्या कहलाती हैं। 20 बार में बता चुका इसी क्लास में कि एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर जो बाहर बनी पत्तियां फिन्स कहलाती हैं। ठीक है, और सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होने से क्या होता है बताओ। सिलेंडर के अगर हम एक नॉर्मल सिलेंडर बना दें और एक फिन्स वाला सिलेंडर बना दें, तो सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बनने से क्या होता है भाई, हवा का क्षेत्रफल कम हो जाता है क्या, सिलेंडर की तरफ हवा नहीं पहुंचती क्या, नहीं, हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जितनी ज्यादा हवा टकराएगी उतना ज्यादा हीट का रिमूवल होगा। सिंपल सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए। एयर कूलिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, देखो, हवा के संपर्क में सतह का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है भाई, जितना ज्यादा क्षेत्रफल संपर्क में रहेगा उतना ज्यादा अच्छी कूलिंग होगी। अब हवा के बहने की दर क्या इस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा भाई। अगर हवा तेजी के साथ फ्लो हो रही है, हवा, ये देखिए, यही तो गलती है, यही तो गलती आपको नहीं करनी है। इसीलिए तो ये सारे प्रश्न लाता है आदमी। हवा का क्षेत्रफल पर डिपेंड है, लेकिन मान के चलो यही बोर्ड को हमको ठंडा करना है, अब इसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ा दिया, हवा की स्पीड ही नहीं है, हवा का फ्लो सही से हो ही नहीं रहा, तो क्या मतलब। और हमने एक पंखा लगा दिया तो हवा का फ्लो तेजी से हो रहा है, मतलब हवा के बहने की दर यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर। अब एयर तेजी से बह रही है, तो जब एयर तेजी से बहेगी भाई तो ज्यादा हीट को ले जाएगी ना, जब तेजी से बहेगी तो बी भी सही है। और मेटल की उष्मा चालकता यानी कि जो धातु है, अगर उसकी उष्मा चालकता अच्छी, कंडक्टिविटी अच्छी है, तो जल्दी जल्दी वो हीट को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि एयर कूलिंग में किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इन सभी कारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर का तापमान करीब करीब कितना पहुंच जाता है, सिलेंडर के अंदर का जो तापमान है वो कितना पहुंच जाता है भाई बताओ। 2500, 250, 25,000 या 150। मैंने बताया था कि जब फ्यूल जलता है तो उसका तापमान कितना पहुंच जाता है भाई, 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ प्रश्न। आपका अगर इस क्लास से कोई डाउट हो तो आप जल्दी से 2 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे जो है वाटर कूलिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। इस क्लास से रिलेटेड मेरे भाई कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।
जल्दी से बताएंगे भैया। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिलावर सिंह, अगर आपने सही से बनाया है तो हो जाएगा, ठीक है। अजय कुमार का ना सही समझ में आ रहा है, ठीक है। ड्राइवर की बुक सेल में नहीं आई भाई, देखिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं प्रयागराज में अपने स्टूडियो से क्लास लेता हूँ, ऑफिस है RWA का नोएडा में, ठीक है। तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप लीजिए कि भाई बुक छपी कि नहीं छपी, कब आएगी, सेल में नहीं आएगी। इससे रिलेटेड मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इससे रिलेटेड मुझे कोई जानकारी दोस्त नहीं होती है, ठीक है। तो आप बुक वाला सवाल मेरे से ना पूछा करें दोस्त, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल हो तो बताइए। डाउट है बता दो भाई, तो डाउट आप लिखो ना, ठीक है, डाउट आप लिखिए। नहीं भाई, या तो सिर्फ PDF या तो फिर रिटर्न नहीं हो पाएगा, सब मिक्स होता। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे पहले भी पूछा, क्या पहली बार पढ़ रहे हो मेरे भाई, पहली बार कहीं कोर्स लेके पढ़ रहे हो? या तो PDF करवा दो या तो रिटर्न करवा दो, ऐसे कैसे यार? तुमको लिखना है नोट्स में, नोट्स बनाना है खुद का, जो टाइप मैटर है वो भी लिखो, जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ वो भी लिखो, ठीक है। चलिए, चलिए और कोई डाउट है तो भैया पूछिए। चलिए भाई, DJ राहुल मीना, इस बार हो जाएगा दोस्त, मेहनत करते रहिए, ठीक है। हाँ, वाटर टाइप को डायग्राम से करवाएंगे, एनिमेशन से भी करवाएंगे। अब यार इसमें एनिमेशन क्या ही दिखाऊं, इसमें कुछ नहीं, फिन से बना होता है, हवा टकराती है, तो जहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ पे एनिमेशन, फिगर, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, फिन्स को एक बार फिर से समझा दो। फिन्स कुछ नहीं है भैया, फिन्स कुछ नहीं है। फिन्स है सिंपल सा, एक ये है सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर ऐसे पतली पतली प्लेट लगा दी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके घर में कोई बाइक होगी ना, तो उसको आप जाके देख लेना, उसमें छोटी छोटी ऐसे ऐसे फिन्स बनी होंगी, बस वही फिन्स है भैया। बाइक आपके घर में होगी, आप उसको जाके एक बार देखना, उसका इंजन जहां पर लगा होगा उसके सिलेंडर को देखना, ठीक है। चलिए, और कोई भैया? देखिए, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर दोस्त कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल का आप पढ़ रहे हो, सवाल तो आपसे बहुत सिंपल पूछे जाएंगे, आप पिछले साल के जो पेपर है उठा के आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।